वायरल पेपर। देखिए ऐसे ही आपके 12th बायोलॉजी का पेपर आएगा, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। यानी कि ये पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो 27 फरवरी को बायोलॉजी के पेपर में आएंगे। देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि पेपर यही आ जाए, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन यही रहे। मतलब इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ऐसे ही मैंने इंग्लिश और हिंदी का आपको पेपर दिया था जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज पेपर देने जाने से पहले इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो बायोलॉजी का पेपर मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं उसका मैं पूरा सॉल्यूशन भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़कर जाने, क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए क्लास 12 जीव विज्ञान केवल प्रश्न पत्र, आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। समय आपके पास रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि 3 आवर्स 15 मिनट, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। सबसे पहले आपको कुछ निर्देश दिए जाएंगे। देखिए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा क्या है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तीसरा है आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित चित्रों द्वारा कीजिए, यानी कि कहीं भी बायोलॉजी है, अब बायोलॉजी में आपको चित्र बनाने के लिए भी दिया जा सकता है, तो जहां भी आवश्यकता हो वहां आपको चित्र भी बनाना है। और चौथा है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि जो प्रश्न जितने नंबर का है वो उसके सामने दिया गया, ठीक है। ये सब तो निर्देश रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें टोटल 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा, 4 क्वेश्चन के लिए 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ठीक है। और पूरे बायोलॉजी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैं एक ही वीडियो में पढ़ा चुका हूं, तो उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। देखिए का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से कौन सा अंग है पुष्प का जो पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। फर्स्ट है पुमंग, सेकंड है जायांग, थर्ड है गुरु बीजाणुधानी, फोर्थ है परागण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पुमंग। देखिए पुमंग जो है ये पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। जायांग जो है ये नर जनन मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करेगा। गुरु बीजाणुधानी भी मादा जनन अंग में पाई जाती है। और परागण जो होता है ये क्रिया होती है, ठीक है, परागण पॉलिनेशन। इसका जो पुमंग ऑप्शन है ये राइट होगा, ठीक है। इसी में पुंकेसर होता है, इसमें परागकण होते हैं जो नर जनन अंग का कार्य करते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए खा वाला, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, यानी कि मनुष्य जो होते हैं इनमें संतानों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र के द्वारा होता है, सभी को पता है, ठीक है। फर्स्ट है मां के लिंग गुणसूत्र से, सेकंड है अंडाणु के माप से, थर्ड है शुक्राणु के माप से, फोर्थ है पिता के लिंग गुणसूत्र से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, पिता के लिंग गुणसूत्र से। यानी कि मनुष्य में संतानों का जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के लिंग गुणसूत्रों से होता है, ठीक है। ऐसा ही माना जाता है, जो फादर होते हैं उनके लिंग गुणसूत्रों से संतानों का लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। गा देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, किस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। फर्स्ट है चिकित्सा में, सेकंड है कृषि में, थर्ड है इन दोनों में, फोर्थ है किसी में नहीं। तो देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग चिकित्सा में भी होता है, ठीक है, और कृषि में भी होता है, यानी कि इन दोनों में होता है। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं अभी आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, सिर्फ आपको पैशंस रखना है। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है कि आप लोग 1 घंटे बैठकर देख रहे हैं, आधे घंटे, ठीक है। छोटा सा वीडियो है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा पहले, ठीक है। घा देखिए लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में ये सहजीवी सहचर्य हैं। यानी कि ऐसे लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है वो वास्तव में कौन से सहजीवी सहचर्य हैं। फर्स्ट है शैवाल और जीवाणु, सेकंड है शैवाल और कवक, थर्ड है जीवाणु और कवक, फोर्थ है कवक और फंजाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शैवाल और कवक, ठीक है। लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम होते हैं वो वास्तव में शैवाल और कवक के सहजीवी सहचर्य होते हैं। बस 4 क्वेश्चन टोटल ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 4 क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिया जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, जो 1-1 नंबर का रहेगा। इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे, का खा गा घा अंगा। देखिए
सबसे पहला क्वेश्चन है क्लाइनेफिल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। देखिए आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है कि क्लाइनेफिल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम जो बीमारी होती है, आनुवंशिक रोग होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। बताइए कितना होता है, बाकी चारों का आंसर मैं बता दूंगा। ठीक है, देखिए नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, यानी कि जो नर जन्म कोशिकाएं होती है वो किस विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करेंगी, जो हमारे अंदर शुक्राणु होते हैं, ठीक है, उनका निर्माण कैसे करेंगी। तो देखिए ये जो है अर्धसूत्री विभाजन, यहां पर मैं लिख देता हूं अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। देखिए 5 ऑब्जेक्ट अतिलघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, टोटल 5 नंबर का अतिलघु उत्तरीय प्रश्न होगा। अच्छा गा वाला देखिए, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी कि जो परागकण मात्र कोशिका होती है उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो वो द्विगुणित होती है। ठीक है, द्विगुणित को हम 2n भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2n। ठीक है, तो परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, यानी कि 2n होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु, ठीक है, डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए अणु के खंडों में तोड़ देता है, तो इसका मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, इसका नाम है प्रतिबंधन, ठीक है, एंडोन्यूक्लियज एंजाइम, ऐसे मैं लिख देता हूं, एंडोन्यूक्लियज, ठीक है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज एवं एक्सोन्यूक्लियज एंजाइम लिख सकते हैं हम, एवं एक्सोन्यूक्लियज एंजाइम, ठीक, एंजाइम। तो ऐसे कौन से एंजाइम है जो डीएनए के खंडों में तोड़ देते हैं, तो वो है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज एवं एक्सोन्यूक्लियज एंजाइम। ठीक है, इन्हें हम आणविक कैंचियां भी बोलते हैं क्योंकि ये डीएनए को काटने का कार्य करती हैं। अभी आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन सा एंजाइम है जो डीएनए के अणुओं को जोड़ता है, खंडों में अगर है डीएनए के अणु तो उसको जोड़ता है, तो वो है लाइगेजेस या लाइगेज एंजाइम। ठीक है, अंगा नंबर देखिए, तो यहां पर मैंने इसका आंसर देख लिया। अंगा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को क्या कहते हैं, यानी कि जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, तो वो होंगे स्वपोषक। स्वपोषक का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना पालन पोषण स्वयं करते हैं, वो स्वपोषक होते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को हम स्वपोषक कहेंगे, मतलब वो अपना पोषण, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, दैट्स अ स्वपोषक। ठीक, तो 5 अतिलघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, 5 क्वेश्चन है तो सिंपल है, 5 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, क्योंकि देखिए आपके बायोलॉजी में सबसे ज्यादा नंबर के जो आते हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, और ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिए एक लघु उत्तरीय प्रश्न होगा 2-2 नंबर वाला और दूसरा होगा 3-3 नंबर वाला। ठीक है, तो देखिए जैसे देखिए इसमें तीसरा, इसका 2-2 नंबर वाला लघु उत्तरीय प्रश्न, 5 क्वेश्चन रहेंगे, काखा गधा अंगा, 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, तो 5 क्वेश्चन के लिए 5 2 10 नंबर। ठीक है, देखिए कहा है पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए इसका आंसर मैं यहां पर बता नहीं सकता, काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि हाँ ऐसे आएगा, और मैंने बताया था 4-5 चैप्टर आपकी बायोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार, ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ठीक है, जीव और समष्टियां, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये आपका वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत चैप्टर का है, जो डीएनए एवं वाटसन एवं क्रिक का जो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, उसका आपको चित्र बनाना है। इसके लिए 2 नंबर मिलेगा, सिर्फ चित्र बनाना है। ठीक है, देखिए प्रतिरक्षा क्या है, इम्यूनिटी, इम्यून क्या है, जो हमारा जो हमें रोगों से लड़ने से बचाता है। ठीक है, मतलब रोगों से लड़ता है। जैसे प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारा होता है, इम्यून सिस्टम, वो जो रोग होते हैं, ठीक है, उनसे लड़ने के लिए हमें क्षमता प्रदान करता है कि हम उनसे लड़ सकें। ठीक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम होता है। तो प्रतिरक्षा क्या है ये आपको जानना चाहिए। देखिए आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच
पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। जीव और समष्टियां चैप्टर का एक क्वेश्चन है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अंगा देखिए, जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ आरेखीय निरूपण दर्शाइए। ठीक है, तो यहां पर टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, मैंने आपको बताया, और एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर रहेगा, 10 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि देखिए इसका आंसर आप लोग बुक से भी ले सकते हैं, मैंने भी कुछ क्वेश्चन का आंसर बता रखा है, तो वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन, ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, 3 नंबर वाला। इसमें पहले 4 क्वेश्चन रहेंगे, देखिए काखा गाघा 4 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, टोटल 12 नंबर पहले मिलेगा। ठीक है, फिर हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न 5वां भी रहेगा, इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, टोटल 12 नंबर इसके लिए भी मिलेगा, यानी कि 12 12 24, और उधर कितने नंबर था हमारा, 10 नंबर। ठीक है, 34 नंबर का सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, यानी कि लगभग आधा 50% आपका लघु उत्तरीय प्रश्न ही होगा। ठीक है, तो देखिए कहा है लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। यह आपके पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन क्वेश्चन चैप्टर का क्वेश्चन है कि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर आपको बताना है कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खा देखिए, अब ये हमारे जनन स्वास्थ्य चैप्टर से आ गया कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। यानी कि हमारे समाज में, ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने का दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, ऐसा क्यों। ठीक है, ये है क्यों सही नहीं है। तो देखिए क्यों सही नहीं है, क्योंकि जो मैंने बताया था अभी कि जो संतान में लिंग निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्र से होता है। ठीक है, तो पूरा ज्यादा से ज्यादा वो पिता पर डिपेंड होता है, फिर भी ऐसा महिलाओं को दिया जाता है, ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। सब 3 नंबर वाले हैं, मतलब जो आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, इसका प्रयोग करके मेंडल के प्रभाविता के नियमों की आपको व्याख्या करनी है। देखिए मेंडल के नियम आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, और इनका प्रभाविता का नियम है, ठीक है, पृथक्करण का नियम है, स्वतंत्र व्यूहन का नियम है, और भी इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं आपके इस चैप्टर में। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत चैप्टर में डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं। ठीक है, जैसे आपके पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में क्या है, जैसे डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, दोहरा निषेचन। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। मानव जनन में क्या है, मानव जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, इन सब का चित्र बनाना आपको आना चाहिए, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जनन स्वास्थ्य में भी जैसे यौन संबंधी रोग हो गए, सेक्सुअल डिजीज, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और चौथे चैप्टर में हमारा एक संकर क्रॉस, दी संकर क्रॉस, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है। डाउन सिंड्रोम मतलब डिजीज भी पढ़ लीजिएगा, हीमोफीलिया। ठीक है, वर्णांधता, और ये सब आप लोगों को पढ़कर जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए घा वाला, डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंडक्टर रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। ये हमारा वंशागति एवं आणविक आधार चैप्टर का क्वेश्चन है, वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, मतलब जो हमारे डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, इन सब के बारे में पूरी जानकारी आपको इसमें लेना होता है। ऐसे मानव स्वास्थ्य एवं रोग हमारा चैप्टर है, इसमें आप रोग के बारे में पढ़ लीजिए, जैसे मलेरिया हो गया, ठीक है, अमेबिया पेचिस हो गया, ऐसे बहुत सारे इसमें रोग हैं, उसके बारे में आपको पढ़कर जाना है। प्रतिरक्षा तंत्र हो गया, ठीक है, और उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसको पढ़कर जाइएगा। अब आते हैं यहाँ पर 5वें के क्वेश्चन पर, इसमें भी काखा गाघा करके 4 क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर वाले। ठीक है, देखिए जैसे देखिए मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाए। जो मलेरिया का परजीवी होता है, इसके जीवन चक्र पर, ठीक है, इसके लाइफ साइकिल पर एक आपको चित्र बनाना है कि इसका जीवन चक्र कैसा होता है। ये चित्र आपकी बुक में है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, ये बनाना आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, खा देखिए, जैविकी जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। यानी कि जो जीव विज्ञान के अध्ययन में जो संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में जैविकी ने किस प्रकार से सहायता की है। गा देखिए, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। जो जैव उर्वरक होते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, मतलब वो किस प्रकार से जो मिट्टी होती है, जो मृदा होती है, उसकी उर्वरता को बढ़ाते हैं, ताकि उसकी उर्वरता अच्छी हो सके, उसमें अच्छे से अच्छा फसल हो सके। ठीक है, क्योंकि जो भी किसान है वो यही चाहता है, चाहे उसको कितना भी खाद या पानी देना पड़े, लेकिन उसका जो फसल है बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है,
तो यहां पर पूछा जा रहा है कि जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि उसमें अच्छे से अच्छा फसल उग सके। घा है बैक्यूलोवायरेसिस क्या है, बैक्यूलोवायरेसिस क्या है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके टोटल रहेंगे। मैंने बताया कि लघु उत्तरीय प्रश्नों में 2-3 चैप्टर बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। एक आपका वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत, एक वंशागति का आणविक आधार, एक है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन और एक है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ये 3-4 चैप्टर जरूर पढ़िएगा। आपको किसमें पढ़ना है, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। मैंने पहले भी बताया, अगर आप लोग कहेंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न पर मैं एक पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा 6 का है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, मतलब इन पर टिप्पणी लिखना है। ये 5-5 नंबर वाले हैं, ठीक है, 5-5 नंबर के। देखिए किस प्रकार से रहेंगे। दीर्घ उत्तरीय नहीं, ये 5 नंबर के नहीं है, अभी ये 3 नंबर के ही है। देखिए अभी और भी लघु उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। कितने क्वेश्चन है देखिए, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, ठीक है, 3 नंबर का, 2, 3, 4, इसमें भी 4 क्वेश्चन है, यानी कि 4 × 3 = 12, यानी कितने नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न हुए, 12, 12, 12, यानी कि 36 और 10, 46 नंबर के आपके सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। बताइए 70 में 46 नंबर के सिर्फ और सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इसको पढ़कर जाइएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 6 का है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। फर्स्ट है पीसीआर, सेकंड है प्रतिबंध एंजाइम, दोनों पर टिप्पणी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पर टिप्पणी करना, टिप्पणी लिखना आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। प्रतिरक्षी पर टिप्पणी कीजिए, प्रतिरक्षा तंत्र पर कीजिए, तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खा देखिए, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, जो जैव प्रौद्योगिकी है उसका कृषि के क्षेत्र में क्या उपयोग है, ठीक है, जो कृषि है इसके क्षेत्र में क्या उपयोग है। गा है पारजीवी जंतु, पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। पारजीनी जंतु क्या हो, मैंने बताया था कि इसमें जो है किसी एक वायरस के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में करा दिया जाता है, ठीक है, ताकि उसमें कुछ लक्षण दिखने लगते हैं। ऐसे मैंने बताया था आपको पारजीनी जंतु, ठीक है, जब मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ा रहा था, तो ये टॉपिक मैं आपको बता चुका हूं। घा देखिए क्या है, निम्नलिखित में अंतर कीजिए। जैसे फर्स्ट है शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, ठीक है, सेकंड है बाह्य श्रोमी और आंतःश्रोमी, ठीक है, इन जंतु, इन दोनों में अंतर लिखना है, मतलब ये डिफरेंस आपको लिखना है। तो यहां पर भी काखा गघा करके 4 क्वेश्चन रहेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, और सबसे ज्यादा नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न ही आएंगे, यानी कि 46 नंबर के टोटल 70 में से लघु उत्तरीय प्रश्न ही आते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको आप पढ़कर जाइएगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फिर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। अब ये हमारा होगा, इसमें 15 नंबर के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है, यानी कि 3 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर, वैसे तो 6 रहेंगे, आपको 3 करना होगा। जैसे देखिए 7वां, इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मान लीजिए नहीं पता है तो इसको कर लीजिए। देखिए मनुष्य में के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इसमें शुक्राणु कहां संचित रहते हैं, यानी कि मनुष्य का जो नर जनन तंत्र है उसका सचित्र वर्णन करना चित्र की सहायता से, और इसमें शुक्राणु कहां संचित रहते हैं, ये 5-5 नंबर के आते हैं, ठीक है। अथवा मैंने बताया था आपको नर जनन तंत्र पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए, दोनों में से किसी एक को करना, चाहे आप इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस आपके किस किस चैप्टर से हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार, इन सब चैप्टर से बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा 8वां देखिए, आनुवांशिक कूट क्या है, ठीक है, जेनेटिक कोड्स, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अथवा लगा है, नहीं पता तो इसको कीजिए। मेंडल का लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या है, चेकर बोर्ड द्वारा आरेखीय निरूपण सहित वर्णन कीजिए। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, यानी कि मेंडल का लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या है, ठीक है, चेकर बोर्ड द्वारा आरेखीय निरूपण सहित वर्णन आपको करना है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर देखिए, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अनुकूलन क्या होता है, ठीक है, अथवा लगा है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है, ठीक है, यानी किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है ये भी बताना है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये 9 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो गया लास्ट क्वेश्चन, यानी कि टोटल 15 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, टोटल 15 नंबर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो इनको तैयार करके आप जाइएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 का ये 9 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका टोटल 12th बायोलॉजी का पेपर आने वाला है। मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया, इसमें कुछ क्वेश्चन का मैंने आंसर भी बताया जितना संभावित था, ठीक है। आगे के क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।